लेट्स सी ज्योग्राफी टुडे। आज हम लोग ज्योग्राफी देखते हैं। तो उसमें हम जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे पूरा ओशंस के बारे में, तो उसमें आगे देखेंगे ज्वार भाटा, टाइड एब्स जो आते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। देखिए, ज्वार भाटा सागरीय जल की ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। एक ज्वार भाटा क्या होता है, अगर आप कभी गए हो, ठीक है, जो हमारा बीच होता है उस पर, तो आप देखोगे कि एक टाइम पे समुद्र का पानी काफ़ी चढ़ता है और एक टाइम पे काफ़ी पीछे चला जाता है। तो जो ज्वार भाटा है वो क्या है, जो ऐसा क्यों होता है, ज्वार भाटा क्यों आता है, वो हम समझेंगे। तो ज्वार भाटा क्या है, जो सागरीय जल होता है, ओशन का जो पानी होता है, उसकी ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। ठीक। वस्तुतः सागरीय जल स्तर एक निश्चित समंतराल पर क्रमागत रूप से ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। तो जो ओशन का पानी होता है, अगर आप बीच पे होंगे तो एक टाइम पर क्या होता है, वो काफ़ी ऊपर आता है और एक टाइम पे वो क्या होता है, वापस पीछे को चला जाता है, काफ़ी पीछे। तो उसको ज्वार भाटा बोलते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठने की घटना को ज्वार और तो उसके नीचे गिरने की घटना को भाटा कहते हैं। जब पानी ऊपर आ जाता है काफ़ी, तो उसको हम ज्वार कहते हैं, और जब नीचे चला जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। अब ज्वार भाटा क्यों होता है? ज्वार भाटा पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के पारस्परिक आकर्षण क्रिया तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के सम्मिलित प्रभाव के कारण होता है। देखिए क्या होता है ना, जैसे मून है, सन है, ठीक है, चंद्रमा है, सूर्य है, ये इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी एक मतलब इनमें एक फोर्स होता है, ठीक है, एक आकर्षक क्रिया होती है इनमें, ठीक है, एक आकर्षण होता है। तो वो फोर्स से की वजह से क्या होता है, जो पानी होता है वो ऊपर आता है और नीचे जाता है, ठीक है। और पृथ्वी पृथ्वी जो हमारी है, अर्थ, वो क्या है, वो घूमती है। तो जब वो घूमती है तो एक अपकेंद्रीय बल लगता है, ठीक है। तो घूमने के कारण उस पर एक अपकेंद्रीय बल लगता है। इन सब के कारण क्या है, ज्वार भाटा होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्वार भाटे में समरूपता नहीं पाई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि ज्वार भाटा जितना भी ओशन है हर जगह मतलब एक सा आता है, अलग अलग मतलब अलग अलग भी इनका रहता है, अलग अलग तरीके से भी होता है। ज्वार भाटे में निम्नलिखित कारणों से अंतर पाया जाता है। अब इसमें किस कारण से अंतर पाया जाता है वर्ल्ड में, हर जगह? तो पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा की गति, तो मतलब जो हमारी अर्थ है उसके रिलेशन में चंद्रमा की गति अभी क्या है, ठीक है। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थितियों में अंतर, मतलब किस साइड है, ईस्ट साइड है, वेस्ट साइड है, और सन और मून किस साइड है, ये भी डिपेंड करेगा, है ना। अभी मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी। पृथ्वी के धरातल पर जलराशि का असमान वितरण। अब देखिए, ओशन पानी तो बहुत ज़्यादा है अर्थ पे, लेकिन हर जगह अलग अलग है ना। तो मतलब ये जल का जो है असमान वितरण है, ये इसके कारण मतलब अलग अलग ज्वार भाटे जो होता है, अलग हर जगह अलग अलग होता है, तो इसकी इन रीज़न से होता है। महासागरों की आकृति और विस्तार में विषमता, ठीक है, जो ओशन है वो कहीं बहुत बड़े हैं, कहीं छोटे, इससे भी फर्क पड़ता है। चंद्रमा की पृथ्वी से निकटता के कारण उसकी आकर्षण शक्ति सूर्य की आकर्षण शक्ति से बहुत अधिक है। देखिए, आप सोचिए सन तो ज़्यादा बड़ा है मून से, बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या है, सॉरी, जो मून है वो बहुत पास है अर्थ के, इसलिए उसकी जो आकर्षण शक्ति है वो सूर्य से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसका फोर्स इसलिए ज़्यादा लगता है, अतः सूर्य की अपेक्षा ये जल को अधिक आकर्षित करता है। तो जो मून होता है वो हमारा जो ये अर्थ पे वाटर है उसको ज़्यादा आकर्षित करता है सन की, सूर्य की अपेक्षा, और ज्वार भाटा को प्रभावित करता है। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य के ज्वार उत्पादक बल से दोगुना है। मतलब सन से जो मून है उसका ज्वार उत्पादक बल, मतलब ज्वार बनाने का जो फोर्स है वो डबल है। चंद्रमा के सम्मुख पड़ने वाले पृथ्वी के जलीय भाग पर चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल से अधिक होने के कारण समुद्र जल स्तर में वृद्धि से प्रत्येक ज्वार की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो जो जो मतलब जिस तरफ सन की तरफ जो इस समय पृथ्वी का फेस जहाँ होगा, ठीक है, सन की तरफ, तो उस वाले पार्ट पे चंद्रमा का आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। उसके कारण क्या है, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल से अधिक होने के कारण, मतलब अगर मतलब जो फेस अर्थ का चंद्रमा के सामने है तो वहाँ पर जो उसका आकर्षण बल है वो ज़्यादा है। तो जब वो पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल से अधिक होने के कारण समुद्र जल स्तर में वृद्धि से प्रत्यक्ष ज्वार आते हैं, ठीक है। तो उसका अगर जो समुद्र का जल है जब उसके स्तर में वृद्धि होती है तो उसको हम प्रत्यक्ष ज्वार की उस समय उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो चंद्रमा के सम्मुख पड़ने वाले पृथ्वी के जलीय भाग पर, जो चंद्रमा के सामने होगा जो जलीय भाग, उस पर चंद्रमा के आकर्षण बल का जो प्रभाव है वो पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल से ज़्यादा होता है। उसके कारण क्या है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है और प्रत्यक्ष ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसी समय 180 डिग्री की देशांतरी दूरी पर पृथ्वी की जो सतह चंद्रमा के विमुख होती है, ठीक है। तो जो मतलब अर्थ का जो पार्ट सन के सामने होगा, अभी मैं आपको चित्र से भी समझा दूंगी। तो 180 डिग्री में क्या है, मतलब उसके पीछे देशांतरीय दूरी पर पृथ्वी की जो सतह चंद्रमा के विमुख मतलब अपोजिट साइड होती है, वहाँ अपकेंद्रीय बल का प्रभाव ज़्यादा होता है आकर्षण बल से, के कारण जो है समुद्री जलस्तर में वृद्धि से अप्रत्यक्ष ज्वार की उत्पत्ति होती है।
तो यहाँ पर क्या आता है, अप्रत्यक्ष ज्वार आता है, क्योंकि अपकेंद्रीय बल जाता है। आप सोचेंगे अब यहाँ पे सन का मतलब जैसे जो फेस पृथ्वी का चंद्रमा के सामने है, उसके पीछे आप सोचेंगे यहाँ तो फोर्स नहीं है चंद्रमा का, पर वहाँ पे अपकेंद्रीय बल ज़्यादा हो जाता है, तो क्या है, वहाँ पे अप्रत्यक्ष ज्वार आता है। इन दोनों ज्वार के कारण जल के खिंचाव से 90 डिग्री देशांतरीय दूरी पर जल स्तर में आने वाली कमी भाटा को जन्म देती है। ठीक है, अब जो 90 डिग्री देशांतरीय दूरी होगी, ठीक है, 180 मतलब एकदम पीछे, और 90 डिग्री मतलब उसके बीच का जो पार्ट होगा, 90 डिग्री देशांतरीय दूरी पर क्या है, जल स्तर में कमी आती है, क्योंकि जहाँ एक तरफ पानी बढ़ रहा है तो एक तरफ कम भी तो हो रहा होगा, तो वो जो है भाटा को जन्म देती है, तब भाटा आता है उस जगह। इस प्रकार एक ही समय दो ज्वार और दो भाटा की उत्पत्ति होती है। तो मतलब एक समय में अर्थ पे दो ज्वार और दो भाटा आते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा की परस्पर संबंधित गतियों के कारण एक स्थान पर उत्पन्न दो ज्वारों में 26 मिनट के अंतराल पर ज्वार आता है। अब दोनों घूम भी तो रहे हैं ना, चंद्रमा भी और पृथ्वी भी, उसके कारण क्या होता है, एक स्थान पर उत्पन्न दो ज्वारों में, मतलब अगर एक स्थान पर दो ज्वार आ रहे हैं, मतलब दो बार पानी ऊपर चढ़ रहा है, तो उनमें क्या है, 26 मिनट का अंतराल होगा। ज्वार प्रतिदिन एक ही ऊंचाई के नहीं होते हैं। अब हर डे एक ऊंचाई के ज्वार नहीं आते हैं। जैसे पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी की सरल रेखीय अवस्थिति सिसकी के कारण उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो जब पूर्णिमा होती है या अमावस्या होती है, ठीक है, जब पूर्णिमा मतलब फुल मून दिखता है, अमावस्या जब मून नहीं दिखता है, उस दिन क्या होता है, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं सामने, तो उसको बोलते हैं सिसकी। उसके कारण क्या है, उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है। और जो हमारा शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी होती है, ठीक है, उस अष्टमी को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, जिस कारण पृथ्वी पर सूर्य, चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव सीमित हो जाता है। मतलब 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है, तीनों। तो क्या होता है, आकर्षण बल का प्रभाव सीमित हो जाता है, इस स्थिति में निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। अब मैं आपको चित्र से भी समझा देती हूँ। जो आप सामने चित्र देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कैसे आता है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, जो पहली स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक लाइन में अर्थ है हमारी, मून है और सन है, ये लोग एक लाइन में है, ठीक है, सरल रेखा में है। तो यहाँ पर देखिए, कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून दोनों का साथ में लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई टाइड आ रहे हैं, है ना, मैंने आपको बताया था 180 डिग्री पे हाई टाइड आएंगे, और यहाँ पे बोला था ये 90 डिग्री पे, ठीक, यहाँ पे जो था 90 डिग्री के आसपास, यहाँ पर क्या है, हमारे लो टाइड आ रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं लो टाइड आ रहे हैं, यहाँ पे हाई टाइड आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष ज्वार, यहाँ पे अप्रत्यक्ष ज्वार आ रहा है। अब केंद्रीय बल ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर आ रहा है, तो ये मैंने आपको बताया था। और जब पानी इधर ज़्यादा जाएगा तो यहाँ पे इस साइड पे कम रहेगा, तो यहाँ पर हमारे भाटा यानी लो टाइड आएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सन, मून, अर्थ और मून 90 डिग्री पर है हमारे, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, तो दोनों तरफ लग रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है हमारा हाई टाइड आ रहे हैं, है ना, उच्च ज्वार आ रहा है, और यहाँ पर हमारा निम्न ज्वार, लो टाइड आ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा महासागरीय धारा है, ओशनिक करंट के बारे में। देखिए क्या होता है ना, ओशन जो होता है उसमें भी धाराएं चलती हैं बहुत दूर दूर तक, ठीक है, तो उन्हें हम ओशनिक करंट धाराएं बोलते हैं। महासागरीय जलराशि के एक निश्चित दिशा में क्षैतिज प्रवाह को, मतलब एक दिशा में क्षैतिज प्रवाह जो होता है उसको महासागरीय धाराएं कहते हैं, ठीक है, मतलब धाराएं चलती हैं समुद्र में भी। समुद्र तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। महासागरीय धाराएं अपनी प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। तो ये 2 टाइप्स की होती है, एक गर्म धारा, एक ठंडी धारा, ठीक है, मतलब एक गर्म पानी, एक ठंडे पानी की, ऐसे याद रख लीजिए। निम्न अक्षांशीय विषुवतीय क्षेत्र में उच्च अक्षांशीय समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर प्रभावित होने वाली धाराएं सामान्यतः गर्म जल धाराएं हैं, ठीक है। अब मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि 0 डिग्री इक्वेटर पे सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। तो देखिए, जो विषुवत क्षेत्र यानी इक्वेटर, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र से उच्च अक्षांशीय समशीतोष्ण मतलब ऊपर की तरफ, और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर प्रभावित होने वाली धाराएं समानतः गर्म जल धाराएं होंगी, क्योंकि वो गर्म क्षेत्र से चल रही हैं, तो गर्म। इसके विपरीत उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांश की ओर प्रभावित होने वाली धाराएं ठंडी होती हैं। तो जो उच्च अक्षांश होंगे 90 डिग्री वगैरह 60 डिग्री, तो वहाँ से जो निम्न अक्षांश की तरफ आ रही होंगी वो ठंडी धाराएं होंगी, क्योंकि पोल्स पे ठंड ज़्यादा होती है। किंतु हमेशा ऐसा नहीं होता, कह रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो, क्योंकि जलधाराओं की उत्पत्ति को निर्धारित करने में तापमान के साथ साथ अन्य कारक भी उत्तरदायी है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि नीचे से मतलब निम्न अक्षांश से गर्म चलेगी और उच्च अक्षांश से ठंडी धारा चलेगी, हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्या है, टेम्परेचर के अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। जैसे कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और उनकी गति निम्न
कारकों पर द्वारा प्रभावित होती है। तो इनकी जो गति होती है वो कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जैसे पृथ्वी के घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण बल तथा कोरियोलिस बल से संबंधित कारण। तो पृथ्वी जो घूमती है, ठीक है, तो उस पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स या कोरियोलिस बल लगता है, उसके कारण भी क्या है, अलग अलग धाराएं चलती हैं, करंट्स। वायुमंडलीय कारण जैसे तापमान, पवन, वर्षा, इसके ये भी निर्धारित करता है कौन सी धारा चलेगी। महासागरों से उत्पन्न होने वाले कारक जैसे दाब, प्रवणता, लवणता, घनत्व, बर्फ का पिघलना, इन कारण से भी अलग अलग धाराएं चलती हैं। जैसे बर्फ पिघल रही है, ठीक है, प्रेशर अलग लग रहा है, सैलिनिटी, लवणता क्या है, घनत्व क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी डिफाइन करेंगी। ठीक है, डेंसिटी क्या है। महासागरीय धाराओं में परिवर्तन लाने वाले आकार, मौसम में परिवर्तन, नितल की स्थलाकृति, ठीक है, जैसे कि महासागर बड़े छोटे उनका आकार, ठीक है, मौसम में जो चेंज होता है, ठीक है, उनकी नितल मतलब उनका जो नीचे फ्लोर होता है उसकी क्या स्थलाकृति है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था। महासागरीय धाराएं फेरल के नियम का अनुसरण कर उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़कर प्रभावित होती है। अभी मैं आपको फिर से दिखा दूंगी मैप में। जो महासागरीय धाराएं हैं वो फेरल के नियम का अनुसरण करती हैं। तो वो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, उत्तरी गोलार्ध, उसमें अपने दाईं ओर राइट साइड और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है, फेरल के नियम के अनुसार। मतलब इसलिए क्योंकि देखिए अर्थ घूमती है ना, उस कारण से। निम्न अक्षांशीय प्रदेशों में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर गर्म जलधाराएं, उसके पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं प्रभावित होती है। तो जो निम्न अक्षांशीय प्रदेश है वहाँ पर क्या है, महाद्वीपों के पूर्वी तट पर हमें मिलेंगी गर्म जलधाराएं ज़्यादातर, उसके पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं मिलेंगी। जलधाराएं अपने समीपवर्ती समुद्र तटीय क्षेत्रों के जलवायवीय लक्षणों यथा तापमान, आर्द्रता, वर्षण आदि को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे भी मानसून आता है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो क्या होता है कि वो जब ओशन ज़्यादा गर्म होता है तो वहाँ से जो मतलब जब हमारा स्थल पार्ट होगा वो ज़्यादा गर्म होता है, तो ओशन से नमी लेकर स्थल की तरफ पवनें आती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, मानसून आता है, मैं आपको बताया था। तो ये यही बता रहे हैं कि जलधाराएं जो उनके पास के समुद्र तटीय क्षेत्र होंगे वहाँ के तापमान, आर्द्रता, वर्षण आदि को प्रभावित करती है। ओशन के पास ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी, है, और ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये सब चीज़ें भी हो जाती हैं, ठीक है, टेम्परेचर कम या ज़्यादा। गर्म जलधाराएं जहाँ संबंधित क्षेत्र में वर्षण की तीव्रता को बढ़ाती हैं, वहीं ठंडी जलधाराएं संबंधित क्षेत्र में उच्च वायुदाब की दशा सृजित कर मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देती हैं। अब देखिए अगर गर्म जलधाराएं हैं तो क्या है, वो नमी लेके आएंगे और बारिश करेंगी पास के क्षेत्र में, है ना, समुद्र तट के क्षेत्र में। और जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो जहाँ बह रही होंगी वहाँ पे क्या है, उच्च वायुदाब, हाई प्रेशर रहेगा, जिसके कारण क्या है, वहाँ पे मरुस्थलीकरण मतलब डेजर्ट ज़्यादा मिलते हैं, आप देखेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि पूर्वी तट पर गर्म जलधारा, उसके पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं, तो आप देखेंगे महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ज़्यादा डेजर्ट हैं इस कारण से, क्योंकि वहाँ ठंडी जलधाराएं रहती हैं। गर्म जलधारा के कारण उच्च अक्षांशों में स्थित समुद्र तथा बंदरगाह व्यापार के लिए वर्षभर खुले रहते हैं। तो अगर गर्म जलधारा है तो क्या है, बर्फ़ नहीं रहेगी, तो क्या है, वो जहाँ होती हैं उच्च अक्षांशों में, वहाँ क्या है, जो समुद्र तट पोर्ट होते हैं, बंदरगाह, वो व्यापार के लिए वर्षभर खुले रहते हैं। जैसे रूस का मरमांस्क, ठीक है, मरमांस्क होना था यहाँ पे, बंदरगाह वर्षभर खुला रहता है, क्योंकि यहाँ क्या है, गर्म जलधारा होगी। गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलन स्थल पर समुद्र के महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं। जहाँ पे ठंडी और गर्म साथ में मिलती है ना जलधाराएं, वहाँ पे एक तो बहुत घना कोहरा होता है, ठीक है, और वहाँ पे क्या है, फिशिंग अच्छी होती है। जैसे कि डॉवर बैंक, ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक, यहाँ पर क्या है, गर्म और ठंडी जलधारा मिलने से फिशिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर सही रहेगा उधर तो मछलियाँ वगैरह ज़्यादा मिलती हैं। साथ ही दोनों विपरीत स्वभाव वाली जलधाराओं के मिलने से घना कोहरा उत्पन्न होता है और जलयानों के परिवहन में बाधक होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि दोनों, मैं भी बताया कि दोनों ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं तो घना कोहरा हो जाता है, जिससे क्या है, जो जलयान होते हैं, मतलब जो शिप्स होते हैं, वो उनको चलने में दिक्कत तो होगी, उनके परिवहन में बाधा उत्पन्न होती है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए जो गर्म है वो रेड से है, एटलस में भी मिल जाती है, ये ठंडी ब्लू से बताई गई हैं जो जलधाराएं चल रही हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर ये अपने राइट साइड मुड़ जाती हैं, और दूसरी साइड ये अपने लेफ्ट साइड दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ये अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाती हैं। ठीक है, और जो मैं आपको बताया कि यहाँ पर आपको जो हमारा इक्वेटर है, ये लाइन जा रही है, इसके आसपास आपको गर्म जलधाराएं ज़्यादा मिलेंगी और ऊपर की तरफ ठंडी। तो हम देखते हैं कौन कौन सी चल रही है, हम यहाँ से देखते हैं। जापान के पास देखिए ठंडी ओयोशियो धारा,
ठीक है। इस तरफ क्यूरोशियो धारा, ये आप मैप ज़रूर बनाइए, इनको याद करिए, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी छोटे एग्जाम से पूछ लेते हैं ये ठंडी है या गर्म, ठीक है, आइए इसमें भी पूछ चुके हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये ठंडी धारा है, आप देख सकते हैं, सॉरी गर्म धाराएं हैं ये, ठीक है। ओयोशियो जो है वो हमारी ठंडी है, और जो क्यूरोशियो है वो गर्म है, और ठीक है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ठंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, विषुवत के पास तो गर्म ही होंगी, उत्तरी विषुवतीय धारा ये गर्म, शुमाली धारा, सॉरी गर्म होंगी, मैं पता नहीं उल्टा तो नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। जो हमारा विषुवतीय क्षेत्र होगा वहाँ सारी गर्म धाराएं होंगी। आप देखिए अग्लोहास धारा, ये भी गर्म है, ठीक है। पश्चिमी पवन ड्रिफ्ट चल रही है, पूर्वी पवन ड्रिफ्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। एक जो ब्राज़ील धारा है वो गर्म है, वेनिंग जो वेगुएला धारा है वो हमारी ठंडी है, दक्षिणी विषुवतीय धारा, उत्तरी विषुवतीय धाराएं चलती हैं, ठीक है। पेरू और हम्बोल्ट धारा जो है वो ठंडी धाराएं हैं, ठीक है। अल्लीनो लालिनो जो है वो इसी धारा से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताया था कि यहीं पर क्या होता है, जब ठंडी की जगह गर्म वो हो जाती है करंट, तो क्या होता है कि इसके कारण यहाँ पे ज़्यादा उल्टा हो जाता है, और यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, और इस एरिया में कम होती है क्योंकि हवाएं इस तरफ आ जाती है। इसके बाद दक्षिणी विषुवतीय धारा उत्तरी बता चुकी हूँ। कैलिफोर्निया धारा ठंडी होती है, ठीक है। फ्लोरिडा गर्म धारा, एक अलास्का की धारा, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम गर्म होती है, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट गर्म होती है, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा ऊपर देख सकते हैं, नॉर्वेनियन धारा, लेब्राडोर धारा जो हमारी ठंडी है, ठीक है। ये सारी धाराएं होती हैं, तो आप इन्हें अपने एटलस में भी देख सकते हो और इन्हें बनाइए ज़रूर। मैंने भी एक बहुत पहले शॉर्ट वीडियो में बनाया, अपना मैप बनाया हुआ दिखाया, जो मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था, आप देख सकते हैं। तो आप इनको बनाइए, याद करिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।